बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना खुर्रम मुश्ताक आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। ये वीडियो नंबर 3 है, प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ इन एग्रीकल्चर में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिज़ाइन प्रोसेस की परमानेंट इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम की। तो इस वीडियो में ये जो परमानेंट इरिगेशन स्प्रिंकलर सिस्टम डिज़ाइन करना, हमने इसको 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। यानी कि कलेक्शन ऑफ बेस डाटा है, प्रोसेसिंग ऑफ बेस डाटा है, फिर सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट है, फिर प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट है, प्रेपरेशन ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है, प्राइसिंग द प्रोजेक्ट है, इशुएंस ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स टू द क्लाइंट है। तो ये स्टेप्स तो इस वीडियो में मुश्किल हैं कवर करना। तो इस वीडियो में जो हम पहले 2 टॉपिक्स हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ बेस डाटा और प्रोसेसिंग ऑफ बेस डाटा टू कैलकुलेट पीक वाटर रिक्वायरमेंट, जो भी हम क्रॉप अज्यूम करते हैं, फिर उस को लेके हम आगे पूरे स्टेप्स को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे, अपने साथियों से भी शेयर कीजिएगा। और क्योंकि ये तवालत ज़्यादा हो जाती है इन वीडियोस की, तो इसलिए इनको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है। तो ये जो चीज़ इसमें मिस हो रही है वो इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी उसमें वो कवर हो जाएगी। चलिए आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिज़ाइनिंग परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, और ये उसका पार्ट 2 है। डिजाइनिंग ए परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, मुस्तकिल स्प्रिंकलर आपाशी के निज़ाम को कैसे डिज़ाइन करना है। तो इसमें हमने इस पूरे प्रोसीजर को 7 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला मरहला है वो कलेक्शन ऑफ बेस डाटा। बेस डाटा आपने जमा करना है, इसकी भी डिटेल आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिर जो बेस डाटा आ जाता है उसको आपने प्रोसेस करना है और उसकी मदद से आपने जो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है उसका अंदाज़ा लगाना है, एस्टिमेट्स तैयार करने हैं उसके बाद सिलेक्शन ऑफ राइट इक्विपमेंट है। आपकी जो बेस डाटा हो गया, साइट आपने देखी, अब आपके पास क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी आ गई, उस बेस पे आपने रखते हुए इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है। तो प्राइमरी सबसे पहला मटेरियल तो हमारा स्प्रिंकलर का ही आएगा जो हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद है प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट। जब आपका स्प्रिंकलर लेआउट तैयार हो जाता है फिर आपने लेटरल लाइंस का डिसाइड करना है, मेन लाइन का डिसाइड करना है, फिर हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस की बेस के ऊपर उनकी साइजिंग करनी है, और फिर आपका उसका मेन लाइन का पंप के साथ कनेक्शन। जब ये आपका पूरा सारा लेआउट तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो 5वां स्टेप आ जाता है, ये प्रेपरेशन ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज है। जो जो मटेरियल कितनी तादाद में आपका इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है आप उस सारे को क्वांटिफाई कर लेते हैं। जब पीओक्यू आपका रेडी हो गया तो फिर आप देख लें मार्केट में जो प्राइसेस चल रही हैं उन हर आइटम के आगे आप उसको दर्ज करें और उसकी क्वांटिटी से ज़रूर देख के आपके पास उसकी प्राइस निकल आएगी। सबको जमा करेंगे तो आपके पास एक प्रोजेक्ट की पूरी कास्ट निकल आएगी, और इसमें लेबर कास्ट वगैरह भी शामिल होगी जो आप उस इलाके के हिसाब से इसमें एंटर कर सकते। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएं डॉक्यूमेंट तो फिर आपने जो ड्राइंग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सारे, यानी कि उसमें ड्राइंग भी आ गई आपकी, उसमें बीओक्यू भी आ गया, आपके पास प्रोजेक्ट की कास्ट भी आ गई, और भी कोई मुतलका जो इंफॉर्मेशन है डिज़ाइन के साथ आपने इस्तेमाल की, वो सारी आप क्लाइंट को हैंड ओवर कर दें, वो उसके रिकॉर्ड में रहेगी और उसके मुस्तकबिल में काम भी आएगी। और या जब उसने एग्जीक्यूशन करनी होगी किसी कंट्रैक्टर के थ्रू तो ये आप उसके लिए हेल्पफुल होगी, और कंट्रैक्टर के लिए भी हेल्पफुल होगी। सारा डाटा उसके पास होगा जो जो उसको इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ये वीडियो की तवालत को मद्देनज़र रखते हुए ये 7 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते। तो इस वीडियो में हम पहला और दूसरा जो स्टेप है, यानी कि कलेक्शन ऑफ बेस डाटा और प्रोसेसिंग ऑफ बेस डाटा, इसको डिस्कस करेंगे। और जबकि ये सिलेक्टिंग द राइट इक्विपमेंट, प्लानिंग द हाइड्रोलिक लेआउट, preparation of BOQ, pricing और issuance of all drawing documents, यानी कि स्टेप नंबर 3 से लेके 7 तक ये हम अगली वीडियोस में डिवाइड होंगे ये वाले टॉपिक्स, वो भी वीडियो की तवालत को मद्देनजर रखते हुए। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस तो ये स्लो जा रहा है, कोशिश करें कि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे सकें। तो वीडियो देखते रहिएगा और ये बाकी जो चीज़ें पेंडिंग होंगी वो अगली वीडियोस में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। Important steps to make a sustainable irrigation system.
एक पायदार आपाशी के निज़ाम को बनाने के लिए अहम किताब, क्योंकि कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे भी ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ड्रिप और ये हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स के। तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का भी कुछ प्रॉब्लम की डिस्कशन में आए हैं। तो कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि जो प्राइमरी गोल तो डिज़ाइन का ये है कि आप मैक्सिमम जो है यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को हासिल करें, जिसमें आपका रन ऑफ या फ्लडिंग ना हो और जो डीप रूट से नीचे पानी जाके ज़ाया ना हो रहा हो। ये तो आपका डिज़ाइन का एक अच्छे डिज़ाइन का गोल हो गया। मगर जब आपने सिस्टम को वहाँ लगा दिया तो उसके बाद उसको सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ये डिज़ाइन जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करें उसके अलावा है कि पहली तो सबसे पहले है कि जो आपका फार्मर है या क्लाइंट है उसके साथ आपकी मीटिंग का होना ज़रूरी है। मीटिंग भी हो, आप साइट विजिट भी करें और वहाँ से आपको डाटा भी मिल जाए। तो इस मीटिंग में आप किसान को जो परमानेंट सिस्टम अगर लगवाना चाह रहा है या कोई और भी सिस्टम लगाना चाह रहा है तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स सारे उसको खुल के एक्सप्लेन कर दें, उसको ट्रांसपेरेंसी रखें। उसके बाद जो आपका सिस्टम में उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होगी, उसकी वो कुछ ना कुछ कास्ट होगी, उसको कितनी इंटेंसिटी ऑफ वर्क उसको चाहिए होगा मेंटेनेंस के लिए और ऑपरेशंस के लिए, ये सारा भी उसको एक्सप्लेन कर दें। और एक उस जो मीटिंग है उसमें असेस करें कि उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है किसान की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके साथ साथ उसकी टेक्निकल नॉलेज कितनी है इस सिस्टम के बारे में, या जो जो भी जदीद आपाशी के सिस्टम है उसके बारे में कितनी उसकी नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ये आपकी जो छोटी सी फैक्ट फाइंडिंग मीटिंग है फार्मर के साथ, इसके नतीजे में जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा एनालिसिस करना होगा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको अगर मुमकिन है तो कोई अफोर्डेबल ऑप्शंस दे सके, या उसको जो प्रोजेक्ट उसको फेज आउट कर सके कि इस फेज में आप ये कर लें तो नेक्स्ट फेज में ये चीज़ें, जब आपकी फसल आ जाएगी पैसे आ जाएंगे फिर नेक्स्ट फेज में आप ये कर सकते हैं। तो ये कि वो आपके डिज़ाइन के स्टेप्स बन जाते हैं, जैसे हम बच्चों के छोटे ब्लॉक्स होते हैं घर बनाने के लिए, वही जोड़ते हैं, पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह वो छोटे से लेके आप उसकी पूरी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो उसके लिए उसकी रहनुमाई कर दें, वो फेज आउट कर दें उसका अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो। अगर उसके टेक्निकल नौ हाउ में वो वीक है, उसे ज्यादा मालूम नहीं है, तो फिर कैपेसिटी बिल्डिंग जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन स्टेज में भी आप उसकी करें और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट भी करें, और मुमकिन हो तो एटलीस्ट 2 या 3 सीजन में उसको मीटिंग भी करें और उसको उसके प्रॉपर गाइडेंस भी करें। अगर वो इन 2 या 3 सीजन के अंदर इंडिपेंडेंटली सिस्टम रन करने को, मेंटेन करने को, ऑपरेट करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये सिस्टम को सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसमें अगर प्राइवेट सेक्टर है तो वो विजिट करना मुश्किल है, तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आपको 2-3 सीजन तक आप उसको ये फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस बहुत जगह पे हैं, तो वो अगर फॉलो अप कर सकते हैं तो वो फॉलो अप जरूर करें। तो इससे उसको थोड़ा-सा पुश मिल जाएगा, और कोई अगर हर्डल्स भी आ रही होंगी, अगर उसको मुश्किल भी आ रही होगी, वो भी दूर हो जाएगी। तो ये एक छोटी-सी रिकमेंडेशन है जिससे आप ऑन साइट कैपेसिटी बिल्डिंग फार्मर्स की करें और उसको थोड़े से सीजन में उसको हेल्प भी कर दें, उसको टेक्निकली गाइडेंस भी कर दें। उसके साथ प्रेशर मेंटेनेंस की एक्टिविटीज में भी शामिल हो जाए। तो ये हो सकता है कि उसको एक कामयाब सिस्टम चलाने में और उसकी पायदारी में किसान की मदद करते हैं। अब वो जो स्टेप्स हमने पहले 7 स्टेप्स जस्ट ब्रीफली डिस्कस किए थे, अब उनकी डिटेल में हम जाते हैं। तो डिजाइनिंग ऑफ ए परमानेंट इरिगेशन सिस्टम में जो स्टेप 1 था वो कलेक्शन ऑफ बेस डाटा था। तो बेस डाटा में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि गैदर क्रॉप डाटा, जो आपने फसल उगानी है उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। साइट का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल डाटा कैसा है, उसकी मालूमात होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर वाटर सोर्स और वाटर क्वालिटी कैसी है, यानी कि इसमें पानी का मंबा कौन सा है और उसकी वाटर क्वालिटी अच्छी है बुरी है, जो कुछ भी है वो इसमें आपके पास जानकारी आपको शुरू की स्टेज में चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 1, गैदर क्रॉप डेटा, यानी कि कौन सी फसल है उसका डाटा लेना है, कौन सी फसल लगानी है, रोटेशन में है, किस फसल के साथ रोटेशन में आ रही है,
क्रॉप का जो फसल का उसका एरिया कितना एकर्स कितने हेक्टर्स कितनी है, अगर उसका लेआउट मैप नहीं है तो वो भी आप तैयार कर लें। तो ये आपका ये साइट जो क्रॉप डेटा उसके लिए हेल्पफुल होगा आगे चल के। ग्रोइंग सीजन कौन सा है, सोइंग डेट उसकी कौन सी है और हार्वेस्टिंग डेट उसकी कौन सी है, बुआई की और कटाई की तारीखें कौन सी हैं। आया कि वो रो क्रॉप है, प्लांट स्पेसिंग और रो स्पेसिंग चाहिए होगी अगर रो क्रॉप्स आई थी, अगर या फिर वो ब्रॉडकास्टेड या छट्टे से आपने वो लगाई फसल है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी क्रॉप डेटा में आ जाती है। क्रॉप डेटा जो हमें हेल्प करता है वो है कि इसको हम जब क्लाइमेटिक डेटा के साथ मिला के लेते हैं तो ये हमें क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मालूम करने में हेल्प करता है। और जो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट हमने कैलकुलेट करनी है उसमें एक क्रॉप कोफिशिएंट भी होता है, क्रॉप फैक्टर भी जिसे कहते हैं। वो हर एक क्रॉप के डिफरेंट होता है और हर स्टेज के साथ वो डिफरेंट करता है। तो ये आपका जो इनिशियल डाटा है ये वाटर रिक्वायरमेंट जो साइट की है उसको हेल्प कैलकुलेट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। बेस डाटा कलेक्शन में अगला स्टेप है कि साइट डाटा और सॉइल डाटा इकट्ठा करना है। तो इसमें सबसे पहले हमको देख रहे थे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं साइट की। वहाँ हवा की रफ्तार तेज रहती है, कम रहती है, नॉर्मल रहती है, टेम्परेचर की क्या नौयत है, ह्यूमिडिटी कितनी है, सोलर रेडिएशंस कितनी है, और भी इस तरह के अवामिल जो क्लाइमेट के साथ रिलेटेड है। तो वो हमें हेल्प करते हैं कि उस जगह की वेपर ट्रांसपिरेशन रेट को मालूम कर सकें। ये आगे चल के आपको ये डिटेल्स खुलती जाएंगी और जो इस वक्त चीज़ें मुश्किल लग रही हैं वो फिर आसान होती जाएंगी। टोपोग्राफी आ जाती है कि आपके पास अगर उसका इलाके का टोपोग्राफिक मैप नहीं है तो आपने उसका टोपोग्राफिक मैप बना लें ताकि आपको एलिवेशन चेंजेस जो सी हैं उसका पता चल जाएगा, कौन सी जगह ऊंची है कौन सी जगह नीची है। तो इसकी मदद से हम जो होते हैं कि हाइड्रोलिक जोन्स बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, कहाँ प्रेशर गेन हो रहा है कहाँ लूज हो रहा है उसके बारे में भी मालूमात आपको मिल जाती है। सॉइल टाइप आ जाती है तीसरी कैटेगरी में। तो आपने आइडेंटिफाई करें कि आपकी सॉइल सैंडी है, रेतीली है, लूमी है, मैरा है या चिकनी मिट्टी ज्यादा है उसमें क्लेई है। तो इससे क्या मालूम होता है हमें बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट्स पता चल जाते हैं कि पानी किस रफ्तार से जमीन में जज्ब होता है और पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल की कितनी कितनी देर तक वो पानी को अपने अंदर जज्ब रख सकती है। तो ये जो मालूमात होती है हमको हेल्प करती हैं कि हम स्प्रिंकलर का जो बारिश बरसाने की शरह है उसको इन्फिल्ट्रेशन रेट से मैच कर सकें। अगर ये उससे ज्यादा होगी तो फिर फ्लडिंग के चांसेस हैं, ओवरफ्लो के चांसेस हैं, इरोजन के चांसेस हो जाते हैं। और ये मालूमात आपको हेल्प भी करती हैं कि जो आप इरिगेशन शेड्यूल बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, यानी कि पानी कितने वक्फे से लगेगा, कितनी देर लगेगा। तो ये नोट कर लें ये सारी इंफॉर्मेशन, सॉइल टाइप को इसकी क्लासेस कैसे करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने वीडियो नंबर 14 में लैंडस्केप ड्रिप इरिगेशन डिजाइन प्रोसेस स्टेप्स 1 2 3 में डिटेल में डिस्कस की हुई है। ये इसका नीचे लिंक भी दिया गया है, आप इस लिंक पे जाके इससे मालूमात ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी आपके पास ये लैब्स होती हैं, लैब्स भी आपको सॉइल की टाइप्स के बारे में बता सकते हैं और उसके के जो केमिकल एनालिसिस है उसके बारे में अभी आपको सॉइल के बता सकते हैं। तो वो रिपोर्ट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। बेस डाटा कलेक्शन में तीसरे हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है वो वाटर सोर्स और वाटर क्वालिटी है। आपका पानी का मंबा कौन सा है, सोर्स कौन सा है और उसकी क्या क्वालिटी है। तो सोर्स ऑफ वाटर में आपका सरफेस वाटर आ जाए जिसमें कि दरिया आ जाएंगे, नदियां नाले आ गए, लेक्स आ गए, कैनाल्स आ गए, तालाब आ गए, इस तरह की और चीजें। और ग्राउंड वाटर में आपका वेल्स आ जाएंगे, डग वेल्स भी हो जाएंगे, आपके ट्यूब वेल्स भी इसमें आ जाएंगे। तो वाटर क्वालिटी के लिए आपके वाटर टेस्ट रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। ये सॉइल एंड फर्टिलिटी वालों की लैब्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ से आप पानी का सैंपल देकर रिजल्ट्स ले सकते हैं। उसकी फिटनेस चेक कर सकते हैं कि आया कि ये इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर की जो आप क्रॉप्स हैं उनकी इरिगेशन के लिए मौजू है या नहीं है। तो ये इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके जो होता है कि जो स्प्रे आपका जो बारिश की पानी गिरता है फसलों के पत्तों पे उस पर डैमेज तो नहीं होगा। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर डैमेज भी हो सकता है, इससे सॉइल की डिग्रेडेशन भी हो सकती है।
इक्विपमेंट फेल्योर भी हो सकता है, यानी कि उसकी नोजल चौक हो सकती है अगर उसमें क्या लें केमिकल्स ज्यादा है या सस्पेंडेड पार्ट्स ज्यादा पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो वो इसको क्लॉगिंग का भी बन सकती है फैक्टर। तो ये सारी चीजें इसमें जो की फैक्टर्स आप कहते हैं, सैलिनिटी लेवल कितना है उसका आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ जो स्पेसिफिक आयंस हैं वो कितनी है, और फिजिकल प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स कितनी है, वाटर पीएच क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी मालूमात आपको वाटर क्वालिटी रिपोर्ट से मिल जाती है, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको एक तो पता चल जाता है कि आपको फिल्टर कौन सा यूज करना है और उसका लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होना चाहिए, यानी कि किस लेवल पर फिल्ट्रेशन कर रहा हो, मैश साइज चाहिए या उसका माइक्रोन साइज चाहिए जो उसमें फिर स्क्रीन्स लगी होती हैं। और अगर पानी की क्वालिटी बहुत बुरी है तो उसमें कोई केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वाटर क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। इसी तरह जैसे पहले था, वीडियो नंबर 14 है लैंडस्केप ड्रिप इरिगेशन डिज़ाइन प्रोसेस में डिज़ाइन स्टेप 1 2 3। ये प्ले लिस्ट है लैंड स्प्रिंकलर ट्रिकल एंड ड्रिप इरिगेशन डिवाइसेस इन लैंडस्केप। तो उसके अंदर ये वीडियो अपलोड हुई हुई है, वीडियो नंबर 14। इसमें वाटर क्वालिटी के बारे में और फिल्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया हुआ है। तो वो हम टाइम सेव करें, इसमें हम डिस्कस नहीं करें, तो आप ये जो लिंक दिया गया इस वीडियो को आप देखें तो आपको काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगी। प्रोसेसिंग ऑफ बेस डेटा, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है डिज़ाइन प्रोसेस का, जो हम परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन के सिस्टम के लिए डिफाइन किए। तो इसमें स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हमारे जो है कि कैलकुलेटिंग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि फसल के पानी की ज़रूरत का हिसाब लगाना। इरिगेशन डिज़ाइन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर होगी वो आपका होगा पीक वाटर डिमांड ऑफ ए क्रॉप। क्योंकि जब भी आपका डिज़ाइनिंग जब भी करते हैं आप पीक वैल्यूज को लेते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। आपके पास क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट निकल आएगी, आप पूरे सीजन की निकाल सकते हैं, मगर जो डिज़ाइनिंग के लिए होगी, जो उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो ही यूज़ होगी। उसके मुताबिक ही आपकी पाइप साइजिंग होगी और आपका इरिगेशन शेड्यूल भी होगा, सारी हाइड्रोलिक कैलकुलेशंस भी होंगी, सब कुछ वो पीक के ऊपर चलती हैं। इसलिए ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये इक्वेशन यूज की जाती है। इक्वेशन ये 3.1 में बताया गया है, ये ई टी सी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई बाई ई टी ओ डिवाइडेड बाई एन। ये एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई बाई 1/1 माइनस एल आर। अगर आप इसको इक्वेशन को देखें और अगर आपने लैंडस्केप वाली जो हमने पहले लैंडस्केप डिजाइन की वीडियोस बनाई हैं उसमें देखें तो ये इक्वेशंस का ये वाला पोर्शन उससे मिलता है। इस पोर्शन में सिर्फ एडिशन ये हुआ है एल आर का, लीचिंग रिक्वायरमेंट का। तो इसमें ईटीसी क्या है, पोटेंशियल जो है क्रॉप वेपर ट्रांसपिरेशन रेट है, ये इंचेस पर डे में एमएम पर डे में आपको मिलता है। के सी क्रॉप कोफिशिएंट है, और ईटीओ रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट है, ये भी मिलीमीटर पर डे में मिलता है। ये आपके इलाका का जो डाटा है जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, इसे सारे पैरामीटर्स को आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट एक रेफरेंस क्रॉप के हिसाब से डेवलप किया जाता है, हर इलाके के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से और दूसरे अवामी को देखते हुए। तो उस रेफरेंस को हम उस जो आपकी क्रॉप है उसके साथ एडजस्ट करने के लिए उस क्रॉप के कोफिशिएंट से क्रॉप कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रेफरेंस वाटर ट्रांसपिरेशन कन्वर्ट हो जाता है आपका जो आपकी रिक्वायर्ड क्रॉप है उसके वाटर रिक्वायरमेंट। उसमें एन जो से आ रहा है ये है इरिगेशन एफिशिएंसी। अगर हम स्प्रिंकलर की बात करते हैं ये तकरीबन 65 से लेकर 75% तक इसकी वेरी करती है। बहुत अच्छा आपका सिस्टम है, बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है और बाकी सारे पैरामीटर्स ठीक है, तो आप 75% तक एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं। और ये जो फैक्टर आ रहा है ये लीचिंग रिक्वायरमेंट का आ रहा है। एल आर जो है लीचिंग रिक्वायरमेंट है, ये फ्रैक्शंस में है, डेसिमल्स में होगी। और जो एफिशिएंसी इस फार्मूले में यूज हो रही है वो भी डेसिमल्स में यूज हो रही है तो परसेंटेज में उसको डेसिमल फॉर्म मिलेंगे। और लीचिंग रिक्वायरमेंट ये रेशो है, फ्रैक्शन है। लीचिंग रिक्वायरमेंट ब्रीफली ये है कि अगर आपकी रूट जोन में अगर हम क्या ज्यादा हो रही हैं, उनको आप रूट जोन से नीचे ले जाने के लिए आपको कितना एडिशनल वाटर चाहिए होगा, आप वो अगर देंगे तो वो रूट जोन से नीचे नमकियात रहेंगी और रूट
और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आए चल के देखते हैं ये जितने भी एटीसी, केसी, ईटीओ और ये एलआर, ये क्या है, ये आगे हम अब डिस्कस करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हमने तीन चीजें की, ईटीसी किया, केसी किया, ईटीओ किया, जो पिछली इक्वेशन में, तो ये चीजें क्या है। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज evapotranspiration, व्हाट इज प्लांट evapotranspiration, या व्हाट इज क्रॉप evapotranspiration, फसल की जो evapotranspiration क्या है। तो ये दो लफ्ज हैं, evaporation और transpiration। evaporation वो पोर्शन है जो पानी का जमीन से डायरेक्ट हवा में तहलील होता है, यानी कि उसमें पास हो जाता है बुखारात बन के, तो वो evaporation का पोर्शन है। ट्रांसपिरेशन वो पोर्शन है जो पौधा जड़ों के जरिए जमीन में से पानी को लेता है, अपनी नशो नुमा में इस्तेमाल करता है, और फिर उसका कुछ पोर्शन एटमॉस्फेयर में हवा में अ, छोड़ देता है, या वो भी पत्तों से बुखारात की शक्ल में हवा में तहलील हो जाता है। तो ये दो पोर्शन मिलके वेपोट्रांसपिरेशन को बनाते हैं, जो उस फसल या उस पौधे की एक मखसूस खसूसियत है। वेपोट्रांसपिरेशन जो है इन चार अवामिल पे डिपेंड कर रही होती है। एक सोलर रेडिएशंस आपकी आ जाती है, विंड स्पीड कितनी है, ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, और एयर टेम्परेचर कितना है। ये सारी इक्वेशन चीजें हैं जो आपको आगे चल के वाटर रिक्वायरमेंट को हेल्प कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। इसकी बेस पर आप चारों इंफॉर्मेशन आगे चल के आपको वेपोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करने में मदद देती हैं। वो कैसे करती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड्स में। अब हम बात करते हैं कि रेफरेंस वेपोट्रांसपिरेशन रेट क्या है। ये इक्वेशन 3.1 में है जो हमने पहले मेंशन किया था। रेफरेंस वेपोट्रांसपिरेशन रेट हम कई तरीकों से मेजरमेंट होती है। डायरेक्ट फील्ड मेथड है जिसमें लेसीमीटर आ जाता है, एम्पिरिकल मैथमेटिकल मॉडल्स आ जाते हैं, या वेपोरेशन पैन मेथड आ जाता है। मगर जो वाटर लॉस है प्लांट कैनोपी से काफी कम्प्लेक्स है, तो इनडायरेक्ट कैलकुलेशन या मॉडल जो है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं जो प्लानिंग में, इरिगेशन प्लानिंग में, हाइड्रोलॉजी में और क्रॉप वाटर मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इस सिलसिले में पेनमैन मॉनिटरिंग इक्वेशन जो एफईओ भी यूज कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और एएससी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ये इस मेथड को रिकमेंड करते हैं कि इस मेथड के जरिए आप वेपोट्रांसपिरेशन, रेफरेंस वेपोट्रांसपिरेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये फार्मूला में दोनों फैक्टर्स को कंसीडर किया गया कि एनर्जी कितनी चाहिए पानी को वेपोराइज करने के लिए, और विंड जो हवा चलती है वो पौधे से इसको वेपर्स को अवे करने के लिए, दूर जाने के लिए कितनी चल रही है, उस यानी कि उस तनासब से इसमें कैलकुलेशंस में हेल्प हो जाती है। आसान अल्फाज में अगर हम इसको करना चाहें तो मदरजा बाला चार मकामी अवामिल जो हमने पहले डिस्कस किया, शमसी ज़बानाई, हवा की रफ्तार, ह्यूमिडिटी और हवा का दर्जा हरारत वगैरह वगैरह, ये मैन मॉनिटरिंग इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। इसका तयन मुख्तलिफ इलाकों और साल के मुख्तलिफ महीनों में तहकीक के जरिए किया गया है। रेफरेंस फसल के जरिए रोजाना हवा में कितना पानी तहलील होता है, इस फजा में पानी की तहलील को रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन की इशारा कहा जाता है। तकनीकी तौर पर ईटीओ रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट जो है मखसूस खसूसियत के साथ एक रेफरेंस घास की फी मरबा रकबा सतह से पानी की हवा में शरह तहलील को जाहिर करता है, और ये शरह मतलूबा पौधे के या प्लांट फैक्टर के सी से ज़रब के बाद उस पौधे की ईटीपी या ईटीसी का अंदाजा लगाने में मदद करती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये कि आपका जो है ईटीसी इज इक्वल टू ईटीओ मल्टीप्लाई बाय केसी है। केसी आपका क्रॉप फैक्टर जो एक मखसूस फसल जो आप सेट करें उसका, हर फसल का अपना ईटीसी केसी फैक्टर है। उस केसी फैक्टर को जब आप पौधे की वेपोट्रांसपिरेशन रेट कैलकुलेट करना हो तो उसको हम रेफरेंस वेपोट्रांसपिरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ईटीओ से। तो ये जो ईटीओ की वैल्यू है जो रेफरेंस क्रॉप से हासिल की गई मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में, सोलर रेडिएशन में, सारा कुछ रखते हुए हम उसको ये एडजस्ट कर देता है क्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कि ये उस पौधे की आपको पानी की ज़रूरियात के बारे में बता सके। जो ईटीओ डाटा है मुख्तलिफ रीजन्स का, मुख्तलिफ इलाकों का डिफरेंट है, और ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और पाकिस्तान का भी आपको मिल जाएगा। और पाकिस्तान में आपको जो वाटर मैनेजमेंट की पब्लिकेशंस हैं
उसमें ईटीओ एस्टिमेट्स मुख्तलिफ रीजन्स के और डिस्ट्रिक्ट्स के दिए गए हैं, जो भी इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं। ये उनमें से एक टेबल है, और ये रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब हमें बता रहा है कि पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कितना वेपर ट्रांसपिरेशन रेट है। पहला जो था आपका, ये जो हम देख रहे थे, ये मिलीमीटर पर डे में है। दूसरी स्लाइड जो सी है ये इंचेस पर डे में आपको डिस्कस दे रही है। इसी तरह आपको पूरे मुल्क का भी और दूसरे भी इंटरनेट के मिल जाएंगे आपको ये इंफॉर्मेशन। इन चार्ट में आप देख सकते हैं, ये इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, उसका आगे ये मंथ्स आगे जनवरी फरवरी से दिसंबर तक, और एवरेज डेली रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट इंचेस पर डे में, इससे पीछे वाले में मिलीमीटर पर डे में थी। तो यानी कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट आ गया, या जो भी आपका शहर होगा या कोई इलाका जो सा भी है, उसके सामने आपके मंथ्स आ गए, वो मंथ्स में उस महीने में कितनी रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट है, ये आपको मिल जाता है। जो हम पहले पेनमेंट मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, सोलर रेडिएशन, ये सब कुछ वो देखने में मुश्किल लग रहे थे, मगर इस टेबुलर फॉर्म में आपको वो वैल्यूज कैलकुलेट पहले से की हुई मिल जाती हैं, जो उस इलाके के हिसाब से कैलकुलेट की होती है। आप इन वैल्यूज को इक्वेशन 3.1 में यूज करें और ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। व्हाट इज प्लांट कोफिशिएंट? प्लांट कोफिशिएंट क्या है, या प्लांट फैक्टर क्या है? फसल का कोफिशिएंट, प्लांट फैक्टर, एक अददी ज़रब है, एक न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर है, जो बुखारात की मुंतकली की मसावत में इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी मखसूस फसल के लिए रेफरेंस वेपर ट्रांसपोरेशन की मुंतकली को एडजस्ट किया जा सके। ये बताता है किस तरह एक पौधे की मखसूस जिस्मानी खसूसियात, जैसे कि उसकी ऊंचाई, कैनोपी, छतरी का जो फैलाव है और पत्तों का रकबा क्या है, और नशोनुमा के मराहिल रेफरेंस फसल के मुकाबले में इसकी पानी की खपत को कैसे मुतासर करते हैं। कैसी वैल्यू चेंज होती रहती हैं, और ये कैसे चेंज होती हैं, क्योंकि ये एक स्टैटिक नंबर नहीं है, और ये पूरे जो ग्रोइंग सीजन है उसके में ये आपको इसकी वैल्यूज डिफरेंट मिलती हैं। मिसाल के तौर पर जब इनिशियल स्टेज में पौधा होता है, यानी कि ये उसकी इब्तदाई स्टेज है, जब वो जर्मिनेशन स्टेज में है, तो उसमें ज्यादातर जो मिट्टी है का बेयर होता है, उसमें कोई कवर नहीं होता, तो बुखारात का ज्यादातर जो हवा में जा रहे होते हैं वो जमीन से जा रहे होते हैं, उसमें पौधे का शेयर बहुत मामूली सा होता है, तो इसमें केसी वैल्यू भी कम होती है। इसी तरह दूसरी स्टेज में अगर चले जाएं, अगर आप डेवलपमेंट स्टेज में, जिसमें प्लांट की कैनोपी बननी शुरू हो जाती है, फैलनी शुरू हो जाती है, और स्टेडीली जोन्स है उसका फॉइली जोन्स है वो ग्राउंड को कवर कर रहा होता है, तो ये मुसलसल बढ़ रहा होता है, क्योंकि मुसलसल बढ़ रहा होता है, जमीन को ये ढांप रहा होता है, तो इसकी केसी वैल्यू जो सी होती है इनिशियल स्टेज से ज्यादा होती है, और ये उसके जो डेवलपमेंट स्टेज तक वो पूरी नहीं होती, ये उसमें मुसलसल चेंज होती रहती है। उसके बाद मिड सीजन स्टेज कह लें, इसमें फुल कैनपी पे आ जाता है या फुल ग्रोथ पे पौधा आ जाता है, तो इस स्टेज में पानी मैक्सिमम यूज हो रहा होता है, उसमें यानी कि उसकी कैनपी फुल हो गई होती है, सॉइल से भी जा रहा होता है और प्लांट से भी इवेपोरेट हो रहा है, तो ये मैक्सिमम जो उससे वाटर कंजम्पशन की स्टेज आ जाती है जब वो फुल कैनपी पे फुल पीक ग्रोथ पे होता है। उसके बाद अगली स्टेज आ जाती है लेट और एंड सीजन स्टेज, यानी कि जब मैच्योरेशन और हार्वेस्ट की तरफ जाता है, तो पौधा जो सा खुश्क होना शुरू हो जाता है, और जो खुश्क हो रहा था उसमें जो इसकी बुढ़ापे की तरफ यूं यूं जा रहा था, इसमें पानी की जो कह ले ज़रूरियात भी कम होती जाती हैं, और तो इसके साथ साथ इसकी वैल्यू फिर दोबारा जो केसी की है कम होनी शुरू हो जाती है। और जो केसी की वैल्यू है ये आपको पाकिस्तान इंटरनेट पे तो आप पूरी दुनिया में जिधर भी बैठे हुए हैं तो आप अपने इलाके में देख सकते हैं। अगर पाकिस्तान में देखना हो तो ये वाटर मैनेजमेंट विंग ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो पब्लिकेशन है उनमें भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी मदद ले सकते हैं, और वो हमने इसमें भी शामिल की है। दूसरा ये ड्यूरेशन ऑफ ग्रोथ स्टेज ऑफ एग्रोनॉमिक क्रॉप्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग केसी वैल्यूज, ये मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं और उनकी सोइंग डेट साथ दी गई हुई है, फिर इनिशियल स्टेज में उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी और उसकी केसी वैल्यू कितनी होगी, फिर डेवलपमेंट स्टेज में कितने ड्यूरेशन है, केसी की वैल्यू इसमें नहीं क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार चेंज हो रही होती है। फिर मिड स्टेज में ये पीक वैल्यू पे कितनी ड्यूरेशन है और उसकी केसी वैल्यू कितनी आएगी, और लास्ट स्टेज के ऊपर की ड्यूरेशन कितनी, केसी वैल्यू कितनी होगी। तो टोटल डेज ऑफ जो क्रॉपिंग के वो इसमें दिए हुए हैं,
डेट ऑफ हार्वेस्ट भी दी हुई है, इसी तरह डेट ऑफ सोइंग भी दी हुई है। ये पूरे चार्ट में आप पूरी इंफॉर्मेशन फसलों के बारे में मिल रही है। ये थी क्रॉप्स के बारे में। ये वेजिटेबल्स के बारे में उसी तरह आपको ये वेजिटेबल्स की लिस्ट आ गई, सोइंग डेट आ गई, इनिशियल स्टेज में केसी की क्या वैल्यू और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट स्टेज में ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट कितनी है। केसी की वैल्यू दर्ज नहीं, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज में प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है, मगर जब वो पीक पे पहुंच जाता है मिड स्टेज पे, तो उसकी पीक वैल्यूज की क्या ड्यूरेशन बन रही है और उसमें केसी वैल्यू कितनी आ रही है, लास्ट स्टेज के ऊपर ड्यूरेशन क्या, केसी की वैल्यू कितनी, टोटल क्रॉपिंग डेज कितने हैं और इसकी डेट ऑफ हार्वेस्ट की तरह है। ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। और इसी तरह ग्रोथ स्टेज के वर्सेस की जो फ्रूट क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप्स में आपकी इनिशियल स्टेज के ऊपर केसी वैल्यू क्या है, मिड स्टेज पे कितनी है और लास्ट स्टेज पे कितनी है आपकी कैसी वैल्यू आ रही है। ये सारे चार्ट बहुत हेल्पफुल है और इन्हीं को हम आगे चल के यूज करेंगे अपने डिजाइन प्रोसेस में भी, तो आप इनको स्टडी जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है। ये क्वेश्चन 3.1 में मेंशन किया गया था। अगर आप उसको हम क्लियर करते हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम पहले ही बात कर चुके हैं वेपर ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है, वेपर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सिंपली क्या है कि जो क्रॉप्स हैं या पौधे हैं वो जमीन से प्योर वाटर लेते हैं, जो जड़ों के रास्ते उनके बॉडी में एंटर होता है, वो लीफ से ट्रांसपायर हो जाता है और उसमें से कुछ मकदार हवा में चली जाती है, बाकी पौधा अपनी नशो नुमा में इस्तेमाल करता है। तो इस सारे प्रोसेस में होते हैं जो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं वो नीचे रूट जोन में रह जाते हैं और वो ओवर द टाइम वहाँ जमा होते रहते हैं, और वो इस हद तक जमा हो जाएं कि वो फिर रूट में पानी को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम दें, तो फिर वहां से आपके पौधे का नुकसान शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस है कि कैसे वो सॉल्ट्स रूट में आपके जमा हो रहे हैं। अब उसको सॉल्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लगाना पड़ता है, ताकि ये साल्ट रूट जोन से नीचे चले जाए और रूट जोन में आपका फ्रेश वाटर रहे। तो वो जो फ्रैक्शन है जो आप उसको ऊपर पानी लगाते हैं इन साल्ट से छुटकारा हासिल करने के लिए, वो आपकी लीचिंग रिक्वायरमेंट है। ये फ्रैक्शन में होती है, आपको कितने परसेंट पानी थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा एक्चुअल रिक्वायरमेंट से, कि आप उस इन साल्ट से जान छुड़ा लें। बेसिकली ये फ्लशिंग प्रोसेस है जिसमें आप एक्स्ट्रा पानी लगा के सॉल्ट्स को नीचे पुश डाउन कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल ब्रीफ इसकी डिस्क्रिप्शन है लीचिंग रिक्वायरमेंट की। इसको कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है जो हमने क्वेश्चन 3.2 में दिया हुआ है कि एल आर इज इक्वल टू ई सी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 5 ECE माइनस ECW। एल आर क्या है, ये लीचिंग रिक्वायरमेंट है, ये रेशियो है, ये फ्रैक्शन में है। और ECW जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस पानी की जो आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डेसीसेमन्स पर मीटर में भी होता है और मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर में होता है। ये 1 डेसीसीमन्स पर मीटर बराबर होता है 1 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर के। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो ECE है वो एक एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो एवरेज वैल्यू है जो सॉइल एक्सट्रैक्ट है, सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट है उसकी, जो कि रूट जोन प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वो उस वैल्यू को जाहिर करता है जिस पे आप एक अप्रोप्रिएट हीट रिडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि मिनिमम इतना लॉस हो जाए तो मगर मेजर लॉस से आप बच जाए। तो इसके लिए रिसर्च काफी हुई है और एक वैल्यू डिपेंड दी गई जो टेबल 3.4 में दी गई है। ये ECE की वैल्यूज हैं जो आपको 10% रिडक्शन तक आपके क्रॉप के 10% रिडक्शन के ऊपर जाकर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देती हैं, जिसमें आप लीचिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके बड़े नुकसान से बच सकते हैं। इससे पहले हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये 10% क्यों है। 10% जो रिसर्च में आया है कि आप अगर ये इसको 0% भी रिडक्शन पे ले जाना चाहें तो कोशिश की जा सकती है, पहुंच सकते हैं, मगर उसमें क्या आपको बहुत ज्यादा पानी लगाना पड़ेगा, वो एक आपकी कॉस्ट है। उसमें यह कि पानी का खतरा होगा कि वो डीप पर्कुलेशन में वेस्ट हो सकता है, वो वाटर लॉगिंग भी कर सकता है और न्यूट्रिएंट्स के रन ऑफ को भी
बढ़ा सकता है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा लॉसेस और कम लॉसेस में आप दरमियान में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ये 10% फिगर में आप अच्छी जी रिजल्ट ले लेते हैं। यानी कि 10% आपका पानी गंदा है, ख़राब है, तो आप 10% लॉस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके मैक्सिमम यील्ड हासिल कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए। पानी का लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाए, फसल का भी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़्ड फिगर कह लें है। अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट लेस देन 0.1 है तो उसमें आप जो एनुअल पानी लगा रहे हैं जो उससे भी जो परकुलेशन डीपरकुलेशन हो रही हैं वो सफिशिएंट होती है कि आपकी लीचिंग रिक्वायरमेंट को जरूरियात को पूरा कर दें। और इन केस के अगर लीचिंग रिक्वायरमेंट 0.1 से ज्यादा है तो आपको जो क्रॉप का एक्चुअल वाटर जो कंजम्पटिव यूज है क्रॉप का उससे आपको लीचिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ज्यादा लगाना पड़ेगा ताकि साल्ट्स को आप रीच डाउन कर सकें। ये थोड़े से कन्वर्शन यूनिट्स दिए हुए हैं कि 1 डेसीसीमेंस पर मीटर जो होता है वो 1000 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर के बराबर होता है और 1 डेसीसीमेंस पर मीटर जो होता है वो 1 मिली सीमेंस पर सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इसी तरह पार्ट्स पर मिलियन को 1 पार्ट्स पर मिलियन को अगर लेना हो तो वो 640 मल्टीप्लाई बाई EC इन डेसी सीमेंस पर सेंटीमीटर होते हैं। ये कहीं आपको जरूरत पड़ जाए तो ये कन्वर्शन फैक्टर्स आपके लिए हेल्पफुल। अगर ज्यादातर देखा जाए तो कोशिश यही होती है कि अच्छी क्वालिटी का पानी लगे फसल को। अगर अच्छी क्वालिटी का आपका पानी लग रहा है तो फिर जो आपके साल में आप जितना भी इरिगेशन वगैरह दे रहे हैं वो इतनी होती है कि वो साल्स को लीच डाउन कर दे और आपको एक्स्ट्रा पानी लीची के लिए ना चाहिए हो। मगर जहाँ हाई सैलिनिटी इरिगेशन वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और सेंसिटिव आपकी क्रॉप्स भी हैं तो उसमें एक चीज देख लीजिए कि जो वाटर कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर है अगर वो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो 10% रिडक्शन यील्ड के ऊपर दी गई जो टेबल 3.4 में प्रेजेंट करेंगे उसकी हाफ वैल्यू से ज्यादा है तो फिर ये एडविजिबल है कि आप लीचिंग रिक्वायरमेंट को जरूर मीट करें। ये टेबल 3.4 है जिसकी हम बात कर रहे थे वैल्यूज ऑफ EC दैट विल गिव 10% रिडक्शन फॉर वेरियस क्रॉप्स। इसमें वो फील्ड क्रॉप्स भी हैं, ये फ्रूट नट्स क्रॉप्स भी दी गई, वेजिटेबल क्रॉप्स भी है, फॉरेज क्रॉप्स भी है। इसमें एक तरफ क्रॉप है उसके सामने EC डेसीसेमेंस पर मीटर में जहां आपके 10% यील्ड रिडक्शन के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं अपनी लैंड से। तो ये आप लीचिंग रिक्वायरमेंट में आप ये वैल्यूज यूज करेंगे तो आपके पास लीचिंग रिक्वायरमेंट निकल आती है और फिर आप इक्वेशन जो 3.1 हमने पहले दी थी उसमें वैल्यूज एंटर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो आपका मैक्सिमम आपको इरिगेशन वाटर चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ये जो हमने सारी डिस्कशंस की हैं जिसमें फार्मूला भी डिस्कशन हुआ है 3.1 भी है 3.2 भी मुख्तलिफ टेबल्स डिस्कस किए उसको प्रैक्टिकल समझने के लिए एक एग्जांपल दी गई। ये टिपिकल एग्जांपल है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पीक वाटर रिक्वायरमेंट वीट क्रॉप की मालूम कर सकें जो लाहौर में काश्त की जा रही है और उसका एरिया 1 एकड़ है। तो उसके लिए जो पहले हमने स्टेप्स किए थे डिज़ाइन में हमें सबसे पहले चाहिए उसका हमने डाटा कलेक्ट करना बेस डाटा कलेक्ट करना और बेस डाटा में कलेक्ट करने में सबसे पहले हमारा क्रॉप डाटा है जो बेस डाटा के अंदर आ रहा है। तो इसमें क्रॉप कौन सी हमारे पास होगी वीट क्रॉप होगी। एरिया 1 एकड़ आ गया हमने स्टैंडर्ड जिसका जो 1 एकड़ का डायमेंशन है 43,560 स्क्वायर फुट उसी को कंसीडर किया है। ग्रोइंग सीजन नवंबर टू अप्रैल है जिसमें आप टेबल 3.1 को भी रेफर कर सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ केसी वैल्यूज भी क्रॉप की दी गई हैं और उनके ग्रोइंग सीजन के बारे में भी बताया गया है। तो वैसे अगर आप नोट करें तो टिपिकली ये 120 से 155 दिन की ये क्रॉप है और जो इसके एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होंगे ये रेंज है क्योंकि ये लोकल वेदर और आपकी जो वैरायटी यूज कर रहे हैं वीट की उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। प्लांटिंग मेथड जो है ब्रॉडकास्टिंग किया हुआ है छट्टे से लगाई हुई है। क्लाइमेट जो है लाहौर का उसके बारे में ये हम टेबल 3A और 3B को रेफर करते हैं। 3A में आपके पास ये आ जाएगा ETO डाटा रेफरेंस वेपर ट्रांसपिरेशन रेट चाहिए ये हमें क्वेश्चन 3.1 में इस्तेमाल होना है।
तो उसमें हमने लाहौर सिटी का देखा और इसके जनवरी से लेकर दिसंबर तक मुफ्ती जो है ट्रांसपोर्टेशन रेट्स हैं वो दिए गए हैं। ये एमएम में है और नीचे वाले टेबल 3B में ये इंचेस में है। टोपोग्राफी मैप जो बेस डेटा हम कर रहे हैं उसमें ये कि जो आप लेवल करते हैं इसमें हम एज्यूम किया ये ऑलमोस्ट लेवल लैंड है और स्टैंडर्ड 1 एकड़ के डायमेंशन है 220 बाई 198 स्क्वायर फीट की, तो 43,560 स्क्वायर फीट बन जाते हैं। सॉइल टाइप सैंडी लूम है। सोर्स ऑफ वाटर कैनाल वाटर और प्लस ट्यूबवेल वाटर कंजम्पटिव यूज कर रहे हैं इसका, यानी कि एज्यूम कर लें ये टेल एरिया में आ रहा है जहाँ का कैनाल वाटर भी पूरा नहीं उसे डिमांड कर सकता, तो उसके साथ ट्यूबवेल ऐड करके दिया जाता है और ट्यूबवेल वाटर की भी कोई इतनी अच्छी इसी नहीं, तो आपके पास जो टोटल वाटर जो इरिगेशन के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी इसी जो तकरीबन 3 डेसीमल्स पर मीटर के आ रही है। अब क्रॉप कोएफिशिएंट की डिटेल्स में बात कर लेते हैं। टेबल 3.1 में दिया गया हुआ है मगर हम वैसे जनरल बात कर लेते हैं कि ये इसका वीट का ग्रोइंग पीरियड 120 डेज से 155-160 डेज तक ये वेरी करता है और इसकी 4 इनिशियल ग्रोथ स्टेजेस हैं जो हम पहले डिस्कस किए कौन, जिसमें हम केसी वैल्यूज को ज्यूम करें। इनिशियल ग्रोथ है ये 15 से 20 दिन में है। इसमें है कि ये प्लांटिंग से इमरजेंस तक है और 10% ग्राउंड कवर कैनोपी तक ये इनिशियल स्टेज कवर कर रही है। उससे अगली स्टेज डेवलपमेंट स्टेज आ जाती है जो 25 से 30 दिन के ऊपर चली जाती है। इसमें कैसी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि प्लांट का साइज बड़ा हो रहा है। ये 0.7 से 0.8 तक वेरी करती है। इसमें रैपिड वेजिटेटिव ग्रोथ है और ये इंक्रीजिंग फ्रॉम 10% कवर टू ऑलमोस्ट इफेक्टिव फुल कैनोपी की तरफ ये जा रहा है। मिड सीजन आज है जो 50 टू 65 डेज है, ये मैक्सिमम होता है। इसमें केसी की वैल्यू 1.05 से 1.2 वेरी कर रही है। ये पीक कवर है, फ्लावरिंग टू ग्रेन फिलिंग है और इसमें वैल्यूज मैक्सिमम होती है। लास्ट सीजन है ये 30 टू 40 डेज का होता है। इसमें फिर केसी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, ये 0.65 से लेकर 0.7 तक वेरी करती है। ये मैच्योरेशन कर लें, जेडी शॉर्ट लीव्स कर ले और आखिर में हार्वेस्ट हो जाता है और आखिरी दिनों में जब ये फुल ड्राई हो तो ये केसी की वैल्यू आप 0.2 से 0.25 तक डिक्रीज हो जाती है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको यूज करना है अपने जो पहले हमने टेबल्स जो दिए हुए थे उनका इस्तेमाल करते हुए जो इक्वेशंस दी उनमें इक्वेट करना है और फिर हमारे पास वैल्यूज निकल आ जाएगी क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट की। उसकी आसानी के लिए आप इस तरह एक टेबल जनरेट कर लीजिए। 3.5 टेबल जो सा ये टिपिकल बनाया गया है। अब इसमें आप एवरेज जो सी आपके डेली वेपो ट्रांसपिरेशन रेफरेंस वेपो ट्रांसपिरेशन रेट्स आपके पास आ जाते हैं और उसकी बेस पे आप क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट निकाल लेते हैं। तो ये इसमें ये कि डिस्क्रिप्शन में आपका अगर सिटी आपने मेंशन कर दिया, क्रॉप मेंशन कर दिया, उसकी ये 4 स्टेजेस थी, हमने वीट के हिसाब से डिजाइन कर ली। इनिशियल स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, मिड स्टेज, लास्ट स्टेज और फिर आखिर में आपका हार्वेस्ट हो गया। तो डेज इसमें हर एक स्टेज के कितने डेज हैं जो हमने पहले डिस्कस किए वो हमने इसमें दर्ज कर दिए हैं। यानी कि आपने इनिशियल स्टेज में 15 दिन अज्यूम कर लिए, डेवलपमेंट स्टेज के 30 डेज के राउंड हमने महीना पूरा अज्यूम कर लिया, 31 डेज ले लिए और 50 टू 60 डेज जो मिड स्टेज चलती है तो उसमें हमने ये जनवरी फरवरी का पूरा मंथ अज्यूम कर लिया मिड स्टेज में जहाँ मैक्सिमम होती है और फिर जो लास्ट स्टेज है उसके 30 दिन होते हैं हमने वो मार्च का पूरा महीना अज्यूम कर लिया और अप्रैल में हार्वेस्ट हो गई। तो ये आपके तकरीबन 136 डेज का ग्रोइंग पीरियड बन गया। जो हमने पहले अज्यूम किया था 120 से 155 डेज तक ये चलती है, तो हमारा ये अराउंड जो हमारी एस्टिमेशन में 136 डेज बन रहे हैं। लाहौर का एजीओ जो है वो हमने पहले ही बताया टेबल 3A में आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद जो आपका केसी वैल्यूज आपके टेबल 3.1 से आप पिक कर सकते हैं। इरिगेशन एफिशिएंसी जो अच्छा सिस्टम है मेंटेन करके चल रहा है इसकी आप मैक्सिमम स्प्रिंकलर के साथ 75% अज्यूम कर सकते हैं। तो ये डेसिमल में होगी तो ये 75 के बजाय हम 0.75 एंटर करेंगे। उसके बाद आ गया जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जो आपके सॉइल वाटर टेस्ट था उसमें जो रिजल्ट आया हुआ है वहां से वैल्यू एंटर करेंगे। उसके बाद ईसीई वैल्यू जो हमने पहले डिस्कस की जिसमें 10% रिडक्शन यील्ड की है, टेबल 3.4 में वहां से हम वैल्यू देखेंगे वो एंटर करेंगे और उस वैल्यू को 2 पे फिर डिवाइड करके देखेंगे।
अगर ये 2 पे डिवाइड करने के बाद जो वाटर की इरिगेशन वाटर की ECW है उससे कम है तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं है। या अगर दूसरे लफ्ज़ हम कर लें जो इरिगेशन वाटर है उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो इस टेबल 3.4 में EC है उसको 2 पे डिवाइड करें उससे अगर ये ज़्यादा रहती तो फिर आपको लीचिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर इसे कम रहती है तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं, वो आपके जो रूटीन में आप इरिगेशन दे रहे हैं उसी में कवर हो सकती है। तो ये आपके डिसीजन है, आप रखना चाहें ना रखना चाहें। अगर वो वैल्यूज ज्यादा आ रही तो फिर तो लीचिंग लाजमी है, और अगर आप एहतियात के तौर पर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। उसके बाद आप लीचिंग रिक्वायरमेंट का जो फार्मूला था क्वेश्चन 3.2 में, इसमें ECW और EC की वैल्यूज हम दर्ज करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका ये LR इस फार्मूले में 3.1 में चला जाएगा। तो इस फार्मूले में आपका ये एवापोट्रांसपिरेशन रेट ऑफ क्रॉप का मिल रहा है, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट उसकी कितनी है, इस फार्मूले में mm पर डे में आपको मिले। इसमें ये क्रॉप कोएफिशिएंट आ गया, ETO आ गया, रेफरेंस एवापोट्रांसपिरेशन रेट उस इलाके का, लाहौर है हमारा इस केस में, डिवाइडेड बाय एन एफिशिएंसी है जो आपने पहले की 75% हम अज्यूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 1/1 माइनस LR, और LR जो लीचिंग रिक्वायरमेंट आपने ये हासिल की है। हाँ, इसको आगे लेके चलते हैं इस टेबल को। अब इस टेबल में आपने जो वैल्यूज हैं जो आपने पहले डिस्कशन की उसमें एंटर कर दी। इसमें ETO मिलीमीटर पर डे में टेबल 3A से हमने लाहौर का देखा, तो वो हमने नवंबर दिसंबर यानी कि ये हमने जो ग्रोथ स्टेजेस बनाई थी जो उनसे महीने में वो प्लांट कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारे महीने इसमें हमने नवंबर की हमने ETO डाल दी, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की डाल दी। मगर हम अप्रैल में हार्वेस्ट कर रहे तो हमारा मार्च में ये खत्म हो रहा है। केसी की वैल्यू टेबल 3.1 में देख ली कि इनिशियल स्टेज में ये 0.4 वैल्यू है, डेवलपमेंट स्टेज में 0.8 चली जाती है जो पहले हमने डिस्कस भी की है। मिड स्टेज में 1.2 है, ये मिड स्टेज जनवरी फरवरी के मिड स्टेज आ रहे हैं तो 1.2 हमने इधर एंटर कर दी, और ये लास्ट स्टेज है जिसमें फिर अगेन कम हो जाती है तो वो 0.7 एंटर कर दी। इरिगेशन एफिशिएंसी हमारी 0.75% हमने डेसिबल में उसको कन्वर्ट किया, 0.75 0.7 ये हमने एंटर कर दी। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाटर सैंपल की है वो 3 डेसीसीमल्स पर मीटर थी, वो हमने इसमें एंटर कर दी। और फिर टेबल जो ECE जहाँ 10% रिडक्शन के साथ था, वीट क्रॉप में देखा क्या वैल्यू आती है, वो 7.4 आती है, तो हमने 7.4 एंटर कर दी। ये जो बेस डेटा था जो आपके पास टेबल थे, हमने ये सारी चीजें वहां से एंटर कर दी। अब इससे अगली स्टेज हम इस सारे डेटा को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने में जब ये वैल्यूज हमने ये डाली, सबसे पहले हमने देखा कि ECE डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, वो 3.7 आ रहा है। और जो ECW है अपना इरिगेशन वाटर का इलेक्ट्रिकल का, वो 3 है, यानी कि 3 जो सा है इससे ज्यादा नहीं है इसके जो इस ECE डिवाइड बाई 2 से। तो इसका मतलब है कि आप चाहें तो इसमें लीचिंग का आंसर शामिल कर सकते हैं, चाहे ना भी करें, और आप पूरे सीजन में या साल में अगर फील करें तो आप थोड़ा बहुत एक्सेस वाटर देकर भी लीचिंग हासिल कर सकते हैं, वरना ये जो आपकी इरिगेशन लग रही है उसी से काफ़ी हद तक आपको रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा लीचिंग वाटर नहीं चाहिए होगा। मगर हम सेफ साइड पे प्ले करते हैं, हम कहते हैं नहीं, हम फिर भी हम लीचिंग रिक्वायरमेंट को कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए हम ये लीचिंग रिक्वायरमेंट का फार्मूला है, इसमें हम LR में ECW जो सा है वो 3 है, EC हमारा 7.4 है, वो वैल्यूज एंटर की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.09 की वैल्यू आ गई। अभी हम डिस्कशन की थी कि अगर LR आपका 0.1 से कम है तो फिर आपकी लीचिंग वही पूरी हो जाएगी जो आप पानी दे रहे हैं, उसी में पूरी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वो वाली स्टेज है। मगर अगर LR की वैल्यू 0.1 से ज्यादा है तो फिर आपको लीचिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत है। इस केस में हमारे पास लीचिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं बन रही, मगर हम फिर भी इसे कंसिडर कर रहे हैं, अब सेफ साइड पे प्ले कर रहे हैं। तो हम अगली क्वेश्चन है जिसमें हम क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट निकालते हैं, वो ETC के इक्वल टू KC मल्टीप्लाई ETO डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई 1/1 माइनस LR, इक्वेशन 3.1। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें एंटर करेंगे। KC की वैल्यू नवंबर के महीने की इसमें जाएगी 0.4, ETO जो उसका होगा वो है 2.1 जाएगा, एफिशिएंसी जो सी 0.75 है,
और लीचिंग की जो से आप पानी को दे रहे हैं एल आर जो है 0.09 जाएगा। तो इसमें आप वैल्यू एंटर करेंगे तो आपके पास जो वाटर रिक्वायरमेंट आ जाएगी पर डे की, वो 1.23 है। यानी कि 1.23 पर डे आपको चाहिए नवंबर में इनिशियल स्टेज। फिर ये स्टेजेस जो बढ़ती जाएंगी तो यही वैल्यूज जो हर महीने की और जो स्टेज के अंदर हमने ये ऊपर दर्ज की वो इस फार्मूले एंटर करेंगे तो ये आगे चलता जाएगा और इसकी वैल्यूज जो आपकी मिड स्टेज है उस तक बढ़ती जाएंगी, फिर लास्ट स्टेज पे ये कम होती जाएगी। तो इसमें हमें चाहिए पीक वैल्यू का मतलब सबसे ज्यादा जब पानी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो वो आपकी 4.04 आ रही है। 4.04 का आप रीड करेंगे ये फरवरी के महीने में आपकी सबसे ज्यादा आ रही है। तो यही वो फिगर है जिसके ऊपर आपका सारा इरिगेशन सिस्टम डिजाइन होगा इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। जब मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मीट होगी तो जो कम रिक्वायरमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली खुद ही मीट हो जाएगी। तो आपका सिस्टम इससे कम नहीं होना चाहिए इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये में वैल्यूज थी। इसी तरह इसी में हाँ ये आगे भी ये डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें ऐड किया था जो हमने पहले बात की थी लीचिंग रिक्वायरमेंट की। तो ECW जो है वो अगर 0.75 से लेस आ रहा है आपका डेसीसेमल पर मीटर में तो ये लो हैजर्ड के लेवल पे चला जाता है। 0.75 से 3 पे जाता है तो ये मीडियम हैजर्ड पे है। ये जो हमारा केस बन रहा है ये 3 पे जा रहा है, ये मीडियम हैजर्ड वाटर जा रहा है। और हाई हैजर्ड वाटर है जिसमें आपका 3 से ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो वाटर क्वालिटी और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने अपना इरिगेशन सिस्टम के जो इनिशियल कैलकुलेशंस है जिसके बेस के ऊपर आपका सारा डिजाइन होना है वो आपने इधर से कैलकुलेट कर ली है। ये वही चीज है, इसमें बस ये डिफरेंस ये है कि उसमें मिलीमीटर थे, इसमें इंच पर डे में जा रहे हैं। आप जो सा भी यूनिट यूज कर रहे हैं, MKS सिस्टम मीट्रिक सिस्टम यूज कर रहे हैं या ब्रिटिश सिस्टम यूज कर रहे हैं, इन दोनों में आपको एग्जांपल से आपको गाइडेंस मिल सकती है, रेफरेंस मिल सकता है। नोट करिएगा ये एक टिपिकल एग्जांपल है, ये कोई समझाने की गर्ज से है। इसके लिए फील्ड का डाटा जब आगे करेंगे, आगे पास फील्ड का डाटा है तो फिर वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। फील्ड का डाटा नहीं है तो रेफरेंस के लिए अंदाजा करने के लिए जो टेबल्स में वैल्यूज दी गई हुई है वो आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देखें, इसमें भी 4.04 थी हमारी। तो अब ये इंचेस में देखो 4.05 पर डे थी या 0.16 इंचेस पर डे में आ जाएगी। तो ये वैल्यूज अब हम लेके आगे एग्जांपल्स में चलेंगे जो अगली वीडियोस में आएंगी। ये पीक वैल्यू, ये वीडियोस जो हमने प्लेलिस्ट स्प्रिंकलर एंड ड्रिप ट्रिकल इरिगेशन इन एग्रीकल्चर में हमने ये अब तक 3 वीडियोस अपलोड की हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल लैंडस्केप एंड इरिगेशन इंजीनियर्स है। पहली वीडियो में स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस यूज इन एग्रीकल्चर में हमने इंट्रोडक्शन दी थी। दूसरे में हमने परमानेंट स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को डिस्कस करना शुरू किया, पार्ट 1 था। और इस पार्ट 2 में हम डिजाइनिंग परमानेंट इरिगेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये अभी कंटिन्यू करेगा क्योंकि वीडियो की तवालत ज्यादा हो गई थी, तो ये कुछ वीडियोस में आगे भी चलेगा ताकि हम इसका पूरा जो डिजाइन प्रोसेस है परमानेंट इरिगेशन सिस्टम का उसको कंप्लीट कर सकें। तो ये वीडियोस आप जरूर देखिएगा, ये पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ये भी जरूर देखिएगा ताकि आपको तीसरा उसके साथ तसलसल में समझने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे लैंडस्केप इरिगेशन इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है स्प्रिंकलर ड्रिप ट्रिकल डिवाइसेस इन लैंडस्केप स्कैपर, इसमें 25 वीडियोस अपलोड हो गई हुई हैं जो अक्सर इस जो आप मौजूदा एग्रीकल्चर में देखेंगे उनके साथ काफी लिंक बनता है। ये वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा और इससे फिर आपको ये जो आप मौजूदा वीडियोस देख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हो जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से मुस्तफिद हुए होंगे और जो आपके साथी हैं जो इस फील्ड में मजीद मालूमात लेना चाहते हैं उनके साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। नॉलेज को शेयर करें, सबका भला होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।